इंशाअल्लाह ये जो इनकलाब आ रहा है, मैं हमेशा दुआ करता था अल्लाह से कि अल्लाह एक दिन मेरी कौम को जगा दे और उसको उसमें इतनी शऊर पैदा कर दे और इतना उस कौम को बेदार कर दे कि वो कभी किसी माफिया के सामने, चोर और डाकुओं के सामने या किसी सुपर पावर के सामने अपना सर झुकाएं। तो अल्लाह ने मेरी दुआ पूरी कर दी इस उम्र में। मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं जब यहां आ रहा था तो बार बार मुझे पैगाम आया कि इमरान खान आपकी जान खतरे में, आगे शीशा लगा लो। मैं आज अपने पाकिस्तानियों को और खास तौर पे नौजवानों को कहना चाहता हूं, मेरे नौजवानों, बड़ी गौर से आपने मेरी बात सुननी है। देखें, कुरान की एक आयत है, अल्लाह कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखें और मैं अपने नौजवानों को खास तौर पे कहना चाहता हूं, खौफ, मरने का खौफ, जिल्लत का खौफ, अपनी रिस्क या नौकरी जाने का खौफ, ये एक बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। जिसने भी आज तक दुनिया में कोई बड़े काम किए, और पाकिस्तानियों आपने बड़े बड़े काम करने अभी, तो अपने ज़हन में डाल लें कि जब तक आप इस खौफ के बुत को तोड़ेंगे नहीं, आप इसको एक अजीम कौम नहीं बना सकते। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में क्या किया? लोगों को आजाद कर दिया, खौफ से आजाद कर दिया, पैसे की लालच से आजाद कर दिया, मैं की पूजा करने वालों को बड़े इंसान बना के बड़ी सोच दे दी थी, और वही लोग जिनकी हैसियत नहीं थी, दुनिया की उन्होंने इमामत की। मुल्तान, ये गौर से सुन लो, आज तक कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना जो नुकसान से डरता हो। आज का किसी फौजी ने बड़े तगमे नहीं लिए जो मौत से डरता हो। क्रिकेटर भी, जो क्रिकेटर हारने से डरता है उसे जीतना नहीं आता। जिस बैट्समैन को तेज बॉलर से गेंद लगने का खौफ होता है वो बड़ा बैट्समैन नहीं बनता। जिस दुनिया के पहले इंसान ने दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ के ऊपर चला था, माउंट एवरेस्ट के ऊपर, जब एक एडमंड हिलरी चला था, तो उससे पहले जिन्होंने भी कोशिश की थी उस पहाड़ पे चढ़ने की, या वो मर गए थे और या वो फेल हो गए थे। तो जब पहले इंसान ने सबसे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा तो अपने खौफ के ऊपर काबू पाया। तो मैं आज अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो हमें करप्ट और बुज़दिल हुक्मरानों ने खौफ दिलवाया हुआ है कि जब तक आप अमेरिका के जूते पॉलिश नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये वो लोग जो इस मुल्क में ज्यादा, हमारी मुल्क की ज्यादा से जिंदगी में इस तरह के हुक्मरान रहे
जिन्होंने सुपर पावर के सामने घुटने टेके, अपनी कौम की आजादी को, अपनी आजादी खोई, अपनी इज्जत खोई, जिल्लत मिली हमें पाकिस्तानियों को हुक्मरानों की वजह से। तो मैं आज वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ था, मुझे हमेशा इस चीज की तकलीफ होती थी कि हम अजीम लोग हैं, लेकिन ऊपर ऐसे हुक्मरान हैं जिन्होंने इस कौम को एक अजीम कौम नहीं बनने दिया। तो मैंने ये अल्लाह से कहा था कि अल्लाह जब भी मुझे मौका मिले, जब भी तू मुझे मौका देगा, सबसे पहले मैं अपनी कौम की अजमत को उठाऊंगा, उसकी इज्जत को ऊपर करूंगा, कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। और पाकिस्तानियों, इसीलिए ये साजिश की गई। साजिश की किसने? 30 साल से जो इस मुल्क को लूट रहे थे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, जिन्होंने पूरी कोशिश की मेरे से कि मैं उनको NRO दे दूं, यानी कि जनरल मुशर्रफ की तरह उनके करप्शन केसेस खत्म कर दूं। पूरी कोशिश की। कभी लॉन्ग मार्च, हर किस्म की ब्लैकमेल, असेंबली में बुरा भला, मीडिया के ऊपर बुरा भला, जातियात, घटिया किस्म की जुबान, हर बार कि जी कल गया तो परसों गया। सिर्फ एक मकसद था इनका कि मैं इनके करप्शन के केसेस माफ कर दूं। याद रखें, जब ये दोनों 11 साल इन्होंने बारियां ली थी दोनों पार्टियों ने, तो जनरल मुशर्रफ ने जो इन्होंने करप्शन की थी अपने पहले 11 सालों में, उसने इनके सारे केस माफ कर दिए, NRO दिया। दोनों बार भागे हुए थे, वापस आए, और फिर 10 साल दोनों ने इस मुल्क को लूटा। हमारा मुल्क का कर्जा 4 गुना ज्यादा बढ़ा, 6,000 अरब से हमारा टोटल कर्जा 30,000 अरब पे पहुंचा। और फिर जो करप्शन के केसेस इनके दौर में बने थे, इन्होंने मेरे ऊपर पूरी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि मैं इनके करप्शन केस माफ करूं। तो मुल्तान, मुझे ये बताओ, जरा ये मुझे हाथ खड़ा करके बताओ कि क्या मुझे इनके करप्शन के केस माफ करने चाहिए थे? अगर मैं इनके करप्शन के केसेस माफ करता, इसका मतलब कि मैं इक्तदार में एक नजरिए के लिए नहीं आया था, मैं इंसाफ की तहरीक चलाने नहीं आया था। इसका मतलब मैं भी कुर्सी की सियासत करने आया था। जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनको माफ किया, तो इन्होंने फिर साजिश की। लंदन में जो भगोड़ा बैठा हुआ था, वैसे नून लीग वालों मुझे एक जवाब दे दो। कभी नून लीग वालों अगर सुन रहे हो, मुझे इसका जवाब दो। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि कभी भी कोई इंसानी माशरा कभी गीदड़ को भी लीडर मानता है। वालों अगर सुन रहे हो तो खुदा के वास्ते मुझे जवाब दो, कभी गीदड़ लीडर बन सकता है? पहले मुशर्रफ का दौर, मुशर्रफ ने जब इसको जेल में डाला तो आसिफ जरदारी ने कहा कि अटक जेल में। अब ये आसिफ जरदारी इत्तेहादी है, इसकी स्टेटमेंट थी कि अटक में जो जेल में नवाज शरीफ था, वहां टिश्यू पेपर खत्म हो गया इसके आंसुओं से, रो रो के मिन्नतें करी कि मुझे बाहर भेज दो। और मुशर्रफ ने इतना जुल्म किया, इसके करप्शन केसेस रोक के इसको बाहर भेज दिया।
बाहर जाके झूठ बोला कि कोई मुआहदा करके नहीं आया, वो फिर मुआहदा सामने आ गया 8 साल के बाद। शर्म भी नहीं आई, शर्म भी नहीं आई झूठ बोल के। इस बारी फिर झूठ बोल के, ड्रामा करके, मैं जी बहुत बीमार हूं, हमें बताया गया कि ये तो शायद जहाज पे भी ना बैठ सके, इतना बीमार है। हमारी वजीर शिरीन मजारी, उसने जब बीमारियों का सुना वो रोना शुरू हो गई कैबिनेट में कि जी बेचारे को जाने दें, देखें ना इसका हाल, देखें शक्ल, देखें इसकी। कई बेचारी बूढ़ी ख्वातीन ने जब जिस तरह की वो शक्ल बनाता है रोने वाली, उन्होंने भी कहा जी देखें खुदा के वास्ते इसको जाने दे। वो चला गया बाहर। जैसे ही जहाज पे चढ़ा एक नया नवाज शरीफ आ गया, बीमारी खत्म। ऐसे सीढ़ियों पे चढ़ा कि ऐसे लग रहा था कि ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग करने के लिए है। और जैसे ही लंदन की हवा लगी तो उसके बाद नवाज शरीफ वहां बैठ के एक सियासतदान बन गया। तो मैं नून लीग वालों तुम्हारे से आज पूछता हूं, खुदा के वास्ते मुझे समझा दो कि एक झूठा आदमी अदालत ने जिसको सजा दी हुई हो, जो अरबों रुपए के घरों में रहता हो, जिसके बेटे कहें कि हम अरबों रुपए के घर में रहते हैं लेकिन हम जवाब दे इसलिए नहीं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। कैसे नून लीग वालों आप इस आदमी के पीछे चल सकते हो? कैसे चल सकते हो? और फिर यहां बैठा था छोटा भाई चेरी ब्लॉसम, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई। अब कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। चाहे मुश्किलें हजारों, तब्दीली आ गई है यारो। सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो। अपनी किस्मत आप संभालो, तब्दीली आ गई है यारो। तो छोटा भाई लाहौर हाई कोर्ट में गया और कहता कि मैं गारंटी करता हूं एफिडेविट पे कि ये वापस आ जाएगा। शहबाज शरीफ तुम्हें तो उसी के ऊपर सजा देनी चाहिए। अदालत में आपने झूठा एफिडेविट दिया, फिर ये यहां बैठा, उसने उधर से साजिश की, साथ मिल गया आसिफ जरदारी, ऊपर से जो आप सब जानते हैं कौन मिला इनके साथ, और कौन? इनके साथ वो मिल गया जिस वक्त जिसके ऊपर आजकल बात हो रही है उसकी कीमत बढ़ाने के लिए। ये कभी भी नहीं हुआ, ये जरा सुने, ये कभी भी नहीं हुआ कि ये इतनी डरपोक हुकूमत है, डर रहे हैं कि फजलुर रहमान की कीमत बढ़ाई जाए और पेट्रोल की। इतने डरे हुए हैं कि कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाओ ताकि वो फौज पे पड़े कीमत बढ़ाने पे। ये हाल है आज। तो इन सारों ने मिलकर साजिश की, साथ इनके मिल गए अमेरिका, और अमेरिका के अंदर उनका यहां जो एम्बेसी है वो हमारे लोगों से मिलने शुरू कर दिए जो सबसे पहले लौटे हुए थे। वहां से साजिश शुरू हुई। वैसे मुल्तान, मुझे यह बताओ, आप जरा आज मुझे यह बताओ कि जनूबी पंजाब से इतने ज्यादा लोटे कैसे निकले हैं? जवाब दें। लोटे आपने इधर से कितने, इतने ज्यादा लोटे जनूबी पंजाब से निकले हैं।
और आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि सबको डिस्क्वालीफाई हो गए। इन सब ने मिलकर साजिश की। 8 मार्च को एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू उसका नाम था, पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुलाता है और उसको कहता है कि अगर तुमने इमरान खान को अदम एतमाद में ना शिकस्त दी तो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाएगा। धमकी दी और कहता कि अगर इमरान खान को आपने हटा दिया तो आपको माफ कर दिया जाएगा। मेरे मुल्तान के लोगों, क्या आपको अमरीकनों से माफी की जरूरत है? इस कौम को इसलिए किसी से माफी की जरूरत नहीं कि खुददार कौम है, लेकिन जो इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती से अशरफिया है वो डर गए और उन्होंने पूरी शिरकत की। इस मुल्क की एलीट ने एक 22 करोड़ के मुंतखब किए हुए प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सबने मिलकर साथ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue. और दूसरा प्लान अल्लाह बनाता है और कामयाब सिर्फ एक होता है। मेरे अल्लाह का प्लान ही कुछ और था। उसने बजाय तहरीक इंसाफ को इन्होंने जो दफन करने की कोशिश की, उसने सारी मेरी पाकिस्तानी कौम को जगा दिया, कौम को बेदार कर दिया। और वो पाकिस्तानियों, आप जो शिरकत कर रहे हैं, ये आज याद रख लें कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आ रहा है। अब ये जो माफियाज बैठे हुए ऊपर 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, 30 साल से जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, अब इनकी कब्रें खुद रही हैं। इनका वक्त है कि हमेशा के लिए इस मुल्क की सियासत में जो 2 खानदानों ने, बल्कि और भी डीजल के भी खानदान ने जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, इन सब का वक्त खत्म हो गया। ये कौम आज जाग उठी है, कौम जाग गई है और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में ये जो अवाम का समुंदर आने वाला है। मुल्तान, आप तैयार हो इस्लामाबाद के लिए? मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। वो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे। तो मुल्तान सुने जरा हुआ क्या फिर, क्योंकि आज मेरा आखिरी जलसा है इस्लामाबाद मार्च से पहले, इसलिए मैं जरा थोड़ा आपको समझाऊं ताकि मेरी सारी कौम को समझ आए कि हुआ क्या। प्लान इन्होंने कुछ और बनाया था, अल्लाह ने कुछ और कर दिया। प्लान इन सब का था कि सारे मिलके, जो पहले से ही शहबाज शरीफ कह रहा था नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, इन्होंने प्लान ये बनाया था कि सब मिलके 1.5 साल मिलके हुकूमत करेंगे। इलेक्शन कमीशन को, पहले ही इलेक्शन कमीशन इनके साथ है, उसको बिल्कुल अंपायरों को अपने साथ मिला के सरकारी जितने भी नौकर हैं, पब्लिक ऑफिसर्स,
वो अपने रख के और हर किस्म की धांधली करके इनका ख्याल था अगली इलेक्शन ये जीत जाएंगे। लेकिन अब मुल्तान अब क्या होगा? अब ये हो गया है कि सारी कौम को जो इन्होंने बताया था कि जी ये तो बड़े तजर्बाकार हैं, ये हमारी माइशत को उठा देंगे, तो मुल्तान जब से ये आए हैं 6 हफ्ते हो गए हैं, कहते हैं जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे जाग जाता है। शहबाज शरीफ मेरा जो माली है वो 6 बजे जाग जाता है सुबह। 7 बजे जागने से क्या फर्क पड़ता है? डॉलर 200 रुपए पे पहुंच गया, स्टॉक मार्केट गिर गई है, हर चीज महंगी। और जब से हमजा शरीफ पहुंचा है तो मुर्गियां भी तो दुगनी कीमत हो गई है मुर्गियों की। सो इन्होंने अब पता चला है कि तजर्बा किस चीज का है। इनका सारा तजर्बा करप्शन का है। ये जब आते हैं अपना पैसा बनना शुरू हो जाता है, मुल्क मकरूज हो जाता है। अब ये जो आप सामने आए हैं, मैं अब इनसे सवाल पूछता हूं कि बड़ा जोर लगाया था और साजिश करके पिछले 1 साल से लगे हुए थे साजिश करनी। अब जब आपको हुकूमत मिली है तो जरा आप मुझे बताएं कि आपसे क्यों नहीं संभल रही, क्यों नहीं मुल्क संभल रहा? कभी वो लंदन भागते हैं, उधर वो बैठा हुआ है एक सजा याफ्ता, वो मुल्क के फैसले कर रहा है। कभी कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो चीजें महंगी करे, कभी IMF के पास जा रहे हैं। तो सारी कौम को पता चल जाना चाहिए कि जो लोग 30 साल से हुकूमत कर रहे थे और जिन्होंने इस मुल्क को मकरूज किया, वो इस मुल्क के मसले नहीं हल कर सकते। जो एक मुल्क का निजाम तबाह करते हैं वो ठीक नहीं कर सकते। और अल्लाह का शुक्र है आज मुल्तान, मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि जो हमारे 3.5 साल में हुआ, जिस तरह की माइशत की तरक्की हुई, मैं आज चैलेंज करता हूं सबको कि इनके 30 साल में कोई वक्त बता दें जो उस तरह की तरक्की हुई हो हर शोबे में। आज किसानों के पास जो उनकी फसलों का उनको पैसा मिला है, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों को इस तरह उनकी पैदावार की कीमत नहीं मिली जो आज मिली है। 60% पाकिस्तान देहात में जिस तरह की खुशहाली देहात में आई, मैं चैलेंज करता हूं, बताएं कभी कि इस तरह की खुशहाली आई हो। दूसरी चीज इंडस्ट्री, मुल्क तो तब आगे बढ़ता है जब उसकी इंडस्ट्री तरक्की करती है। अयूब खान के दौर के बाद मैं ये भी फख्र से कहता हूं कि हमारा पिछले 2 साल पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन साल थे। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारे दौर में हुई। मुशर्रफ के दौर में जब थोड़ा सा हुआ था तो डॉलर आ रहे थे क्योंकि हम उनकी अमेरिकनों की जंग लड़ रहे थे। ये हमने मुश्किल वक्त में कोरोना के दौर में अपनी इंडस्ट्री को उठाया। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की, रिकॉर्ड रिमिटेंसेज हैं, यानी कि रिकॉर्ड डॉलर आए हमारे दौर में। हमने सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। हमारी जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मुल्क का फ्यूचर है, सबसे ज्यादा काम हमारे वक्त हुआ। 75% आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हम सारे बर्रे सगीर में हमारी पॉलिसीज की वजह से सबसे ज्यादा आज रोजगार पाकिस्तान में है बनस्बत बर्रे सगीर के। तो मैं इनसे पूछता हूं कि आपने इतना जोर लगा के साजिश करके जो गवर्नमेंट गिराई, तो आप बताएं, शुक्र है अल्लाह का कि मुवाजना हो रहा है हमारे दौर और इनके दौर का। और अगर मुझे अपने मुल्क की फिक्र ना हो मुल्तान, अगर मुझे अपने मुल्क की आज फिक्र ना हो तो मैं तो चाहूंगा ये और चले,
चंद महीने इनको और चलने दो ताकि सारी कौम के सामने ये इनकी असल शक्ल नजर आए कि सिवाय करप्शन के इन्होंने आज तक किया ही कुछ नहीं है। जितनी देर चलेंगे ये जलील होंगे और जिन्होंने साजिश करके इनको लेके आए वो भी साथ जलील होंगे। इसलिए इनको चलने तो देना चाहिए, लेकिन मुल्क का दिवालिया निकल रहा है। जिस तरह रुपया गिर रहा है और अभी रुपए गिरने की वजह से जो महंगाई आने वाली है, सारी चीजें महंगी होने वाली हैं, क्योंकि जब रुपया गिरता है सारी जो चीजें आप इंपोर्ट करते हैं सब महंगी हो जाती है, जिसमें तेल, बिजली, घी, जो चीजें, दालें जो बाहर से आप मंगवाते हैं वो महंगी होने वाली है। तो हमें तो अगर हम सियासत का सोच रहे हैं तो हम तो चाहिए चले, लेकिन हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं और हमें पता है कि जितनी देर ये चलेंगे ये मुल्क को उधर धकेल देंगे जिधर यहां वो श्रीलंका वाला हाल होगा। आज श्रीलंका में देखें क्या हाल है, उधर लेके जा रहे हैं। इसलिए आज मैं यहां मुल्तान से डिमांड करता हूं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन की डेट दो और असेंबलियों को डिसॉल्व करो। इमरान ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान ही करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है। अच्छा मुल्तान, मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामदी नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। वैसे मैं हमेशा सोचता हूं कि इतना ज्यादा इनको मेरे पर गुस्सा है क्यों। मरियम को, इसके भाइयों को, इसके वालिद को, इसके चाचा को, उनके बेटों को मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। केसेस तो इनके सारे पुराने बने हुए हैं, हमारे आने से पहले सारे इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने हुए हैं। केसेस तो इनके दौर के बने हुए हैं। नवाज शरीफ के और मरियम के जो दो भाई और उसके बेटे, वो तो इनके दौर में दुम दबा के भागे थे। इसहाक डार जो इनका मुंशी, वो इनके दौर में भागा था, उसके बेटे इनके दौर के बाहर गए थे। शहबाज शरीफ का दामाद, जब करप्शन का केस उस पे हुआ, वो इनके दौर में बाहर भागा था। तो स्वाय शहबाज शरीफ के मकसूद चपड़ासी केस के, बाकी तो सारे पुराने केस हैं। तो मेरे से गिला किस चीज का कि मैं आपके केस नहीं माफ करता? क्या मैं आपको कानून के नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी
महज़ब माशरे में सारों के लिए एक कानून होता है। पर मुल्तान के लोगों में बार बार एक हदीस सुनाता हूं आपको, ये सब, और नौजवानों ये सब अपने ज़हन में डाल लो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जो कौम छोटे चोरों को जेलों में डालती है और बड़े डाकुओं को नहीं पकड़ती, वो तबाह हो जाती है। दुनिया में जो कौम गरीब है, जो भी गरीब कौमें हैं दुनिया में, जिधर गुर्बत है, वहां सारों में एक चीज है, सिर्फ वहां छोटे चोर जेलों में जाते हैं। बड़े डाकुओं को उनका इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। आज तक हमारा अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े डाकू ईवानों में चले जाते हैं और बेचारे छोटे चोर जेल में जाते हैं। जब मैं जनरल मुशर्रफ के दौर में अपनी आजाद अदलिया के लिए जब मैं तहरीक में शामिल हुआ और मुझे जेल में डाला, 8 दिन मैंने जेल में गुजारे। यकीन करो मेरे मुल्तान के शहरियों, वहां कोई मुझे ताकतवर डाकू नहीं नजर आया, सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर नजर आए। जिसको 6 महीने रहना चाहिए था जेल में, वो 6 साल जेल में रह रहा था। और जब मैं नेशनल असेंबली में जाता था तो मुझे बड़े बड़े मुजरिम नजर आते थे, वहां डाकू नजर आते थे। और यह वजह है कि एक स्विट्जरलैंड जैसा मुल्क जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि उस स्विट्जरलैंड की खासियत यह है कि ताकतवर से ताकतवर डाकू, उनका इंसाफ का निजाम उनको जेलों में डालता है और तब एक माशरा ऊपर जाता है। मेरे नबी ने कहा था कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। ये हमारा अलमिया है कि सोचें कि शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होनी थी। 24 अरब रुपए के FIA के केसेस, 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे, 16 अरब रुपया, 1 अरब में 100 करोड़ रुपया, 16 अरब रुपए नौकरों के नाम पे लिया। एक मकसूद चपड़ासी जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह, 4.25 अरब रुपया उसके अकाउंट में आता है और वो पकड़ा जाना था, उसको सजा होनी थी। जब सजा होनी थी तो तभी जिन्होंने साजिश की उन्होंने पकड़ के उसको मुल्क का वजीर आजम बना दिया और वो छोटे को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब मुझे ये बता, मुल्तान के लोगों, मुझे ये बताओ कि क्या अल्लाह की बरकत उस मुल्क पे आ सकती है जिसमें बेचारे गरीब लोग, बेरोजगारी है, महंगाई है, बच्चे भूखे हैं, वो बेचारे मोटरसाइकिल चोरी करता है, साइकिल करता है, भैंस करता है, वो तो जेल में चला जाता है। तो जो अरबों रुपया मुल्क का चोरी करता है, अरबों रुपया चोरी करता है, उसको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर, वो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं, इसलिए आपने इस्लामाबाद निकलना है मेरे साथ, इसलिए हमने इनको शिकस्त देनी है ताकि हम अपने मुल्क को उठाएं, इस कौम को वो मुकाम दें जो इसको मिलना चाहिए था। तो मुल्तान के लोगों, आज मेरी आखिरी जलसा है। इस्लामाबाद हकीकी आजादी मार्च से पहले मैं आज आप सबको तैयार करने आया हूं कि अगर हमारी कौम अब नहीं निकलेगी तो 2 गुलामियां करेंगे हम। एक गुलामी अमेरिका की, क्योंकि ये अमेरिका के गुलाम हैं। दूसरी गुलामी डाकुओं की जो ये 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। इसलिए फिर से मुझे बताएं कि आप तैयार हैं? बताएं तैयार हैं?
प्यारा है। ये देश, ये देश, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। तो मैं मुल्तान, मुझे पता है गर्मी है, और मुल्तान में तो अल्लाह का गर्मी का खास ही करम है, लेकिन जब इनकलाब आता है तो ना गर्मी, ना सर्दी, ना बारिश। इंसान जब अपने मुल्क की आजादी के लिए खड़ा होता है, फिर वो अपनी जान पे खेलता है। और अगर मुझे गर्मी नहीं लगती मेरी उम्र में, तो आप तो सब मेरे से छोटे हैं। मैंने जब मैं हटा प्राइम मिनिस्टर बन के, तो तब मैंने फैसला किया था कि मैं तो अब निकलूंगा सड़कों पे। और मैंने सोचा था कि चाहे मुझे अकेला भी निकलना पड़े तो मैं निकलूंगा, क्योंकि मैं अपने अल्लाह को, मैं जब भी अपने अल्लाह के पास जाऊंगा तो मैं उसे कहूंगा कि अल्लाह, मैंने अपने मुल्क के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे तब अंदाजा नहीं था कि सारी मेरी कौम खड़ी हो जाएगी मेरे साथ। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, चांद और मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि इस मुल्क की हमारी बाशऊर और दलेर ख्वातीन वो भी निकलाएंगी, और मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि हमारे स्कूल के बच्चे भी तैयार हो जाएंगे। और फिर हर शोबे से, हर जगह से मुझे मेरी कौम के लोगों ने कहा कि हम तुम्हारे साथ निकलेंगे। पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा जी हमारी ड्यूटी है, लेकिन फिक्र ना करें, हमारे घर वाले सारे आ रहे हैं। सिविल सर्विस सबसे डरपोक होते हैं, वैसे सबसे बुज़दिल ब्यूरोक्रेसी होती है। उन्होंने भी कह दिया कि हमारी फैमिली आपके साथ आ रही है। और हमारे फौजी उधर भी, वैसे ही पिंडी पास है, वहां से तो वही तैयार हुए हैं फैमिलीज आने के लिए। और जो हमारे एक्स सर्विस, जो रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं और देखा अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों को शहादत देते हुए, खास तौर पे जो अमेरिका की जंग में हमें लेके गए थे, आज तक हमारे फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं उसके लिए। तो जिनको खास एहसास है और जिनको पता है कि आजादी कितनी जरूरी है कौम के लिए, गुलाम कौम की कोई कदर नहीं करता, सिर्फ आजाद कौम की इज्जत होती है। तो जो है हमारे रिटायर्ड फौजी, वो भी सारे तैयार हैं, वो भी आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में
जो मैं देख रहा हूं अवाम का समुंदर, वो पाकिस्तान तो छोड़े, मैं समझता हूं दुनिया में कभी इतना बड़ा समुंदर नहीं लोग देखेंगे इंशाल्लाह। ये मुल्तान, ये सियासत से बात ऊपर चली गई है, ये सियासत नहीं है। फिर से ये वो इनकलाब है जो पाकिस्तानियों को अब एक कौम बना रहा है कि कैसे एक छोटे से एक अमेरिकी अफसर, उसकी क्या जरूरत है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों को धमकी देता है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर को ना हटाया तो तुम्हारे से हम बहुत बुरा करेंगे, और अगर हटा दिया तो तुम्हें माफ कर देंगे। बेशरम, तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन? ये और पाकिस्तानियों याद रखना, आप सब मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत हो। दुनिया की तारीख का सबसे अजीम लीडर ना कोई आया था ना आ सकता है, सबसे अजीम इंसान, हम उसकी उम्मत है। हमें हमारा कलमा हमें कहता है कि कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, किसी के सामने हम नहीं झुकते। तुम हो कौन अमेरिकी कि हमें धमकियां दे रहे हो? हम मुस्तफा भी हैं। हमें कहते हो कि जी रूस से तुम गंदम नहीं ले सकते, तुम रूस से तेल नहीं ले सकते, जबकि वो 30% कम पे हमें दे रहे हैं। सोचें, 30% कम, हाँ आपको पेट्रोल भी और फजल रहमान भी बेचे और गंदम भी बेचे, लेकिन अमेरिका सरकार कह रहा है कि इजाजत नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान, ये सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। हिंदुस्तान को उन्होंने कहा जी रूस से तेल ना खरीदो। हिंदुस्तान ने क्या जवाब दिया? हिंदुस्तान ने कहा हम एक आजाद मुल्क हैं, हम रूस से तेल लेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत है। हम अपनी अवाम के लिए पॉलिसियां बनाते हैं, अमेरिकी तुम्हारे लिए नहीं बनाते। हमारे साथ हिंदुस्तान आजाद हुआ था और उनको देखें गैरतमंद फॉरेन पॉलिसी, और हमें देखें कि हमारे पास कौन आया है, चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश। वो तो बूट देखता पॉलिश करता है, वो अमेरिकी देखता है तो उसकी कान पे टांगनी शुरू हो जाती है। ये हमारी किस्मत में बैठे हुए हैं, जुर्रत नहीं है इनकी कि पॉलिसी बनाए अपनी अवाम के लिए। मैंने उनको वाजे कहा, मैंने कहा देखो हम दोस्ती सबसे करेंगे, हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे। आपकी जंग में शिरकत करके, अमेरिका की जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानियों की हमने कुर्बानी दी। आपने हमारा शुक्रिया भी किया, आपने यह भी कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान, हमारी जंग में आपने अपने लोगों को कुर्बान किया। एक दफा नहीं कहा शुक्रिया हमारे, और खास तौर पे मैं आज कहना चाहता हूं क्योंकि मैं कबायली इलाके को सबसे बेहतरीन आपसे जानता हूं। कबायली इलाका हमारा उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, उनके कितने लोग शहीद हुए आपको अंदाजा भी नहीं। ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, उधर से बीच में फंसे हुए हैं बेचारे लोग। सारा हमारा कबायली इलाके के लोग, कोई कराची भाग रहा है, कोई नकल मकानी कर रहा है। स्वात में
40 लाख लोग स्वात से निकले। कोई मुझे बताए क्यों? हमने क्या गलती की थी? क्या हमारा क्या कसूर था कि हमारे 80,000 लोग, हमारे 6,500 फौजियों ने कुर्बानियां दी? तो क्या हमारी गलती थी? हमारी किससे लड़ाई थी? सिर्फ हमारी यह गलती थी कि हमारा जो उस वक्त का सरबराह था, जब उसको धमकी मिली तो उसमें इतनी दिलेरी नहीं थी कि अपने लोगों के लिए खड़ा होता। उसने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान को नुकसान करवाया। इसलिए जब उन्होंने मेरे से कहा कि जनाब हमें अफगानिस्तान के लिए यहां बेसिस चाहिए, जब इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछा तो मैंने इसलिए उसको एब्सोल्युटली नॉट इसलिए कहा। अमन में हमेशा शिरकत करेंगे, लेकिन आपकी किसी जंग में, पाकिस्तान किसी की जंग में शिरकत नहीं करेगा। क्योंकि मुझे आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने मुंतखब किया था। मेरा काम है कि आपकी जान और माल की हिफाजत करूं, आपकी बेहतरी का सोचूं। मुझे हो रहा है, आपने कभी मजम्मत किया हिंदुस्तान से? आपने कभी कहा हिंदुस्तान से कि आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं? क्यों नहीं आप बोलते? क्योंकि हिंदुस्तान से आपकी दोस्ती है। जो फलस्तीन में जो इस्राइल कर रहा है, जो उन बेचारे लोगों की जमीनें ले रहा है, जो बेचारी अभी एक उनकी सहाफी को दिन दिहाड़े उसे कत्ल किया, क्या कभी अमेरिका में जरूरत है उसको इस्राइल को मजम्मत करने की? क्या यूरोप को में जरूरत है? तो हमें क्यों कहते हो कि हम आपकी जंग में शिरकत करें? हम आपके गुलाम हैं। गुलाम हैं। हम क्या हैं? हम क्या हैं? हम आपके कमी हैं। इनको बुरी आदतें पड़ी हुई हैं। पाकिस्तानियों इनको बुरी आदतें कैसे पड़ी कि इनके पास, इनको किससे, एक तरफ था जरदारी और दूसरी तरफ नवाज शरीफ, उन दोनों के पैसे बाहर पड़े हैं। उनके अरबों अरबों डॉलर्स इस मुल्क से बाहर पड़े हैं। उनकी जायदादें बाहर पड़ी हैं। उनको पता है कि जिस वक्त उन्होंने इनको नाराज किया तो इनकी जायदादें वो जब्त कर देंगे। जिस तरह आज वो रूसियों की जायदादें और पैसा जब्त कर रहे हैं, डरे हुए हैं। ये पैसे की पूजा करने वाले, ये पैसे के गुलाम, उसकी वजह से ये उनके गुलाम हैं। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों ये याद रखो, ये दुनिया की तारीख में इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती कि जंग अमेरिकियों के लिए लड़ रहे हैं और वो पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। 400 ड्रोन अटैक नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में। एक दफा इन दोनों बेशर्मों ने एक दफा मजम्मत नहीं की। एक दफा इनमें जुर्रत नहीं थी उनको कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्दों के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे? क्या आप किसी और यूरोपियन मुल्क में ड्रोन अटैक करेंगे? क्या इनमें यह जुर्रत थी बरतानिया से पूछने के लिए कि इस मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द अल्ताफ हुसैन लंदन में रहता है, अगर हम उसके ऊपर ड्रोन अटैक करें इजाजत देंगे? नहीं देंगे। वो कहेंगे हमारी अदालतों में आओ, साबित करो कि ये वाकई दहशतगर्द है। जब तक आप नहीं करोगे अदालतों में तो हम आपको कुछ इजाजत नहीं देंगे। हम बल्कि उसको जेल में भी नहीं डालेंगे।
तो हमारे मुल्क में 400 ड्रोन अटैक, जब ऊपर से बम पड़ता था 4000 मील दूर बैठ के कंप्यूटर के ऊपर बटन दबता था और हमारे कबाली इलाके में लोग मर जाते थे। कभी किसी ने पूछा कि क्या वाकई नीचे दहशतगर्द थे? अपने मुल्क में तो कहते हो, अदालतों में जाओ, हमारे मुल्क में खुद ही फैसला करते हो कौन दहशतगर्द है, खुद ही कत्ल कर देते हो। सारे इंसानी हकूक के खिलाफ, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ, हर किस्म कानून के खिलाफ आप हमारे लोगों को कत्ल कर रहे थे। और 2 मुल्क के सरबराह एक दफा इनके मुंह से यह नहीं निकला कि जी ये आप अगर और दुनिया में किसी मुल्क में नहीं करते तो हमारे मुल्क में क्यों कर रहे हो? हम तो आपकी जंग लड़ रहे हैं। और जो लोग मरते थे ड्रोन अटैक्स पे, वो पाकिस्तानी फौज पे बदला लेते थे, हमारे पे लेते थे। इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इन चोरों को और अमेरिकन के गुलामों को इस मुल्क की किसी सूरत इस मुल्क के सरबराह नहीं रहने देना। इसलिए हमने निकलना। डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। डट के खड़ा है अब इमरान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। आखिर में मुल्तान, अच्छा जी, अब मैंने फैसला करना है कि किस दिन आपको मैंने इस्लामाबाद बुलाना है। वैसे फिर से बता दें, घबराना तो नहीं है, गर्मी तो नहीं, जज्बा जुनून है। तो सुने, हमने क्योंकि आज कोई नई डेवलपमेंट हुई है, लोटों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लिहाजा मैंने इतवार को पेशावर में अब अपनी कोर कमेटी को बुलाया है। और आपको भी बता दूं, फैसला अब हमने करना है 25 और 29 मई के बीच में। इंशाअल्लाह परसों मैं आपको वाजे कर दूंगा ताकि आपको पूरा टाइम मिल जाए, तैयारी का टाइम मिल जाए। तो 25 से लेके 29 तक आपको डेट परसों मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आप सब तैयारी करें। ख्वातीन आपने अलहदा तैयारी करनी है, नौजवानों अलहदा करनी है, मुल्तान के लोगों अलहदा करनी है। और इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब आएगा तो हमने सिर्फ एक चीज उनसे मांगनी है, एक चीज मांगनी है, असेंबली जिस दिन कब डिसॉल्व होगी और इलेक्शन कब अनाउंस करेंगे। मुल्तान की मैं सारी अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, एमएनएज, सारे जितने मेरे ऑर्गेनाइजर्स, मैं आज सबको, आपको भी, मैंने आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि मैंने इतना बड़ा जलसा मैंने कभी मुल्तान की तारीख में नहीं देखा। मुबारक हो आपको, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान की आवाम, मेरी आपसे दरखास्त है, आराम से आपने स्टेडियम से निकलना है, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है। पहले जो ग्राउंड के लोग हैं ये जाएंगे वापस, पहले ये जाएंगे, सीढ़ियों वाले अपनी जगह पर बैठे रहे हैं।